जय हिंद कैडेट्स, मैं राम सिंह गुरु एक बार फिर से आपके साथ मुखातिब हूं आपके अपने YouTube चैनल एनसीसी मित्र पर। हमेशा की तरह मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया। साथ ही आपसे अनुरोध है, इसी तरह से आप नीचे बेल आइकन को दबाकर भी अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर कर सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सुझावों और अपनी क्वेरीज को दाखिल कर सकते हैं। आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा, क्योंकि आपके सुझाव ही हैं जो हमें आगे बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। आज के लेसन का विषय है एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइनिंग एनसीसी, यानी एनसीसी को ज्वाइन करने के फायदे। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। मैं आपको कुछ मशहूर शख्सियतों के नाम बताऊंगा, जिनमें शामिल है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, मरहूम विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर, जानी मानी एथलीट हिमा दास, जानी मानी निशानेबाज अंजलि वेद भागवत, जाने माने बिजनेसमैन आदिल गोदरेज और जाने माने चिकित्सक श्री नरेश त्रेहन। इन सभी में एक समान बात है, वो समान बात है एनसीसी, यानी नेशनल कैडेट कोर, जिसका आप और हम सभी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम एक गौरवशाली गाथा का एक हिस्सा है। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। आप सभी को मालूम है, एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन। हमारे एनसीसी के संस्थापकों ने जब एनसीसी की स्थापना की थी, तो उनके मन में एक ऐसे युवा संगठन की स्थापना करने की प्रेरणा रही थी जो इस विशाल बहुलतावादी देश का प्रतिनिधित्व करे, जो इस विशाल देश में एकता, अनुशासन, पारस्परिक सौहार्द, प्रेम, समर्पण आदि का प्रसार करे। और उनके द्वारा बीजा गया यह नन्हा सा अंकुर अब अंकुरित होकर एक बड़े विश्व के रूप, बड़े पेड़ के रूप में पल्लवित हो चुका है, जिसका आप और हम सब एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए हम जानते हैं कि एनसीसी ज्वाइन करने के हमें मुख्यतः क्या फायदे हैं। एनसीसी के फायदों को मैं मुख्यतः दो कैटेगरी या दो वर्गों में रखूंगा। एक वर्ग है जो कि भौतिकतावादी है, यानी भौतिक फायदे, और दूसरा है आपका निजी फायदा या पर्सनल गेन। सबसे पहले लेते हैं भौतिक फायदे या मैटेरियलिस्टिक गेन। आप में से ज्यादातर को मालूम ही होगा कि हम एनसीसी इसलिए ज्वाइन किए ताकि एनसीसी से हमें सैनिक प्रशिक्षण हासिल हो। और जब हम सैनिक प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सेना में हमें इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे कि आर्मी में एज एन ऑफिसर आपको बिना रिटर्न एग्जाम दिए सीधा एसएसबी देने की सुविधा है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में। वो भी तब जब आप सी एग्जाम में बी ग्रेड के साथ प्रमाण पत्र हासिल करते हैं। इसके साथ ही आप डायरेक्ट एसएसबी देने के अधिकारी हो जाएंगे। इसके लिए आपको रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी आप अन्य प्रकार की जो प्रविष्टियां हैं सेना में अफसर के तौर पर दाखिल होने के लिए, उनमें भी आप जा सकते हैं। वहां पर आपको एक एडवांटेज ये रहेगी कि आप प्रशिक्षित हैं, आप पहले से ही औरों की अपेक्षा प्रशिक्षित हैं और इसकी आपको एडवांटेज रहेगी। दूसरा, अगर आप सिपाही के तौर पर भी जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 5 से 10% तक के अंकों की वेटेज दी जाती है। इसी प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी अर्धसैनिक बल, वहां पर भी आपको इसकी एडवांटेज है, आपको कुछ वेटेज है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के कई जॉब्स हैं जहां पर आपको इसका फायदा मिलता है 5 से 6% तक का। ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन पर आधारित है। इसके अलावा कई ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं या शैक्षिक संस्थान हैं जो कि एनसीसी की शिक्षा पाए हुए कैडेट्स को वरीयता देते हैं। वहां पर उनको काफी बड़ी एडवांटेज है। अब मैं बात करता हूं दूसरे फायदे की, यानी पर्सनल गेन, निजी फायदा। भौतिक फायदा तो बहुत बाद में आता है, लेकिन सबसे पहली और सबसे बड़ी जो एडवांटेज जो हमें है वो है पर्सनल तौर पे। कैडेट्स याद करें, एनसीसी ज्वाइन करने से पहले आपकी दुनिया, आपके कार्यकलाप क्या थे। आप देखेंगे कि आपकी दुनिया आपके घर तक, आपके दोस्तों तक, आपके स्कूल तक सीमित थी।
आपका एक बंधा हुआ रूटीन था, उसके अलावा आप कुछ नहीं करते थे। पढ़ाई, सोना, खाना, खेलना, बस आपकी यही दुनिया थी। लेकिन जब आपने एनसीसी ज्वाइन की तो आपकी दुनिया में एक बदलाव आया। आपको एक अलग तरीके के प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। यह प्रशिक्षण मानसिक और शारीरिक तौर पर थकाने वाला था, लेकिन फिर भी एक गर्व का एहसास कराने वाला भी था। आपको इस प्रशिक्षण को प्राप्त करके ऐसा लगा होगा कि वाकई मैं औरों से अलग हूं। जब आपने वो ड्रेस लगाई होगी तो आपने अपने को शीशे में निहारा होगा, तो आपको लगा होगा कि क्या ये मैं हूं। आपको अपने भीतर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नजर आया होगा, जो कि अविस्मरणीय है, क्योंकि आप हैं ही ऐसे। आपको प्रशिक्षण इसी बात का मिला है, अलग दिखने का, अलग करने का। अब वो अलग क्या है देखते हैं। सबसे पहली बात है सेल्फलेसनेस या निस्वार्थ सेवा। जब आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो आप कई प्रकार के क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। ये क्रियाकलाप किसी भी तरीके से पर्सनल नहीं होते, ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये संस्थागत होते हैं। आप अपनी संस्था के लिए, अपने देश के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। यहां पर आप अपने पर्सनल गेन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसके कारण आपके अंदर एक निस्वार्थ सेवा की भावना पैदा होती है, जो आपको आगे चलकर समाज सेवा जैसे बड़े काम करने के लिए प्रेरित करेगी। कहने का मतलब है कि एनसीसी से आप छोटे छोटे पग उठाते हैं, जो कि आगे चलकर एक बड़ी अचीवमेंट में तब्दील हो सकते हैं। दूसरी चीज है ऑनेस्टी या ईमानदारी। एनसीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हर कदम पर ईमानदारी का प्रभाव, ईमानदारी के फायदे दिखाता है। अब ईमानदारी के बारे में क्या कहें? ईमानदारी का महत्व तो इसी बात से पता चलता है कि बेईमानी भी अगर ईमानदारी से ना की जाए तो बेईमानी नहीं होती, वो कुछ और हो जाएगी। आखिर कुछ भी हो, आपको लगता होगा कि दुनिया में चारों तरफ बेईमानों का बोलबाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ईमानदार है उसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की, आत्मसम्मान की भावना सबसे प्रबल होती है, और उसके विरोधी चाहे जैसे भी हों, लेकिन उसे सम्मान की नजर से देखते हैं। क्योंकि जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसके अंदर आत्मबल बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर आत्मसम्मान काफी होता है, जिससे वो किसी भी परिस्थिति में किसी के सामने झुकता नहीं है। वो नजर उठाकर आंख में आंख डालकर बात कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार की हीन भावना नहीं है, क्योंकि उसने किसी प्रकार की गलती नहीं की है। और ये चीज आपको एनसीसी सिखाती है। एनसीसी आप में यह बदलाव लाती है। तीसरी सबसे बड़ी चीज अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन बताता है कि स्वतः किसी काम को करने की प्रेरणा। आपने सीखा ही है, डिसिप्लिन दो प्रकार का होता है। एक होता है एनफोर्स डिसिप्लिन या आपके थोपा गया डिसिप्लिन, एक होता है सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन। तो एनसीसी आपको दोनों प्रकार के अनुशासन सिखाता है, लेकिन आखिर में जाकर आप आत्मानुशासन की महत्व को स्वीकार करते हैं और खुद ब खुद ऐसे काम करते हैं, ऐसे चीजें करते हैं जिनको उस तरीके से करना चाहिए जैसे कि वो होनी चाहिए। तो अनुशासन का महत्व यहां जाकर आता है। भारत को विकसित राष्ट्र बनने से रोकने में एक सबसे बड़ी बाधा है हमारी जनता में, हमारे लोगों में अनुशासन की कमी। अगर आप जापान का उदाहरण ले तो आप पाएंगे कि जापान जैसा देश, जो कि हमेशा हर साल प्राकृतिक आपदा की मार सहता है, उसने परमाणु बमों की मार भी सही है, कई हादसे उनके साथ होते रहते हैं, लेकिन फिर भी इन हादसों के दौरान उनका अनुशासन, उनका संयम, वो एक गौर करने वाली और सीखने वाली चीज है। वो किसी भी प्रकार के असमंजस में नहीं रहते हैं, किसी प्रकार का कैओस या अराजकता नहीं होती उनके, और वो लोग बिल्कुल संयम से, शांति से अपने पूरे कार्य करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने यहां अनुशासन के महत्व को सीख लिया है। वैसा ही अनुशासन एनसीसी आपको सिखाती है और आपसे अपेक्षा करती है कि इसी अनुशासन का प्रसार आप अपने दाएं बाएं पास पड़ोस में भी करेंगे। चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हार्ड वर्क, यानी कड़ी मेहनत। एनसीसी में आकर आपको
कई चीजें अपने तौर पे करनी पड़ती है। आपको कैंप्स ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, कैंप में काम करना पड़ता है। जैसे एक फौजी का जीवन है वैसा ही आपका जीवन है। तो कहना ना होगा कि बहुत ही कड़ा रूटीन होता है। इसके लिए आपको अपने और साथियों के साथ तारतम्य में कदम से कदम मिलाने में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और यह कड़ी मेहनत आगे जाकर आपके जीवन का एक भाग बन जाती है, जो आपको किसी भी प्रकार की सफलता को पाने में मदद करती है। अगली चीज जो एनसीसी आपको प्रदान करती है वह सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास। एनसीसी में आने से पहले आप अपने माता पिता पर आश्रित थे, अपने दोस्तों पर आश्रित थे, आप उनकी मदद से काम करते थे या आपके ज्यादातर काम उनके भरोसे रहते थे। लेकिन एनसीसी में आने के बाद कई प्रकार के कार्य आप खुद करते हैं, चाहे वो छोटे मोटे कार्य हों चाहे वो बड़े काम। इस प्रकार के काम करने से क्या होता है, कहा जाता है कि मुश्किल काम को आप बार बार कीजिए तो काम आसान हो जाता है। तो एनसीसी आपको वो चीज सिखाती है। आप मुश्किल कामों को करते हैं, बहुत सारी कठिन चीजें करते हैं, इससे क्या होता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त करने के बाद ही आप में आत्मविश्वास आता है, और वो अनुभव आपको एनसीसी दिलाती है, और आप आत्मविश्वास से लबरेज हो जाते हैं। आप तैयार हो जाते हैं अपनी जिंदगी में आगे किसी प्रकार के संघर्ष से लड़ने के लिए। आप जिंदगी के आने वाले चैलेंजेस से बिना डरे बिना घबराए उसका सामना करने के लिए आप तैयार रहते हैं। आपके मन में यह भावना रहती है कुछ भी मेरे ऊपर फेंकिए मैं तैयार हूं, किसी प्रकार की बाधा से निपटने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है वो है लीडरशिप क्वालिटी। एनसीसी हमारे देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे युवाओं में ये लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करता है। लीडरशिप क्वालिटी इस प्रकार से, एक लीडर क्या होता है, लीडर की परिभाषा यह है कि वो अपने साथ लोगों को चलने पर, अपनी बात मनवाने पर, अपने को फॉलो करवाने पर मजबूर कर दे, और वो भी बिना किसी प्रकार की बहस के, बिना किसी प्रकार की लड़ाई के। एक लीडर वो होता है, उसमें टैक्ट होता है, और ऊपर की जितनी बातें सारी चीजें उसमें आती है। तो एनसीसी इस प्रकार के लीडर्स तैयार कर रहा है, और वो भावी लीडर्स आप हैं। आप देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करते हैं, आप विदेशों का भ्रमण कर सकते हैं वाईईपी के तहत। आप कई प्रकार की कैंपेनिंग करते हैं जिसमें आप अलग अलग जगह जाते हैं। वहां पर आपका सामना अलग अलग वेशभूषा वाले, अलग अलग संस्कृति वाले, अलग अलग की खान पान वाले, अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग धर्मों वाले कैडेट से आपका सामना होता है। उनसे आपका मिलना जुलना होता है। आप उनकी बात को समझते हैं, वो आपकी बात को समझना शुरू करते हैं। आपकी जो सोच है वो संकीर्ण नहीं रहती, आपकी सोच खुल जाती है। आपका दायरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर व्यापक हो जाता है। हम कहते हैं, कहने को तो कहते हैं हम कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, लेकिन हम ग्लोबल यानी विश्व को तो छोड़िए, शायद अपने देश को भी पूरी तरह से अभी समझ नहीं पाए। अपने देश को समझने के लिए हमें जरूरी है कि आपस में एक दूसरे से ज्यादा मेलजोल बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के बारे में जानकारी हासिल करना, और ये सारे मौके, सारे अवसर आपको एनसीसी प्रदान करती है। इसके कारण क्या होता है, आपके अंदर ये वाली भावना पैदा होती है, राष्ट्रीयता की भावना पैदा होती है, स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। आपको वाकई लगता है कि हम सारे देशवासी एक हैं। बोलचाल अलग है, धर्म अलग है, कोई बात नहीं, क्षेत्र अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भीतर वही आत्मा वास करती है जो अन्य के भीतर। हमारे भीतर देश प्रेम की वही वैतरणी बहती है जो देश के अन्य भागों में अन्य देशवासी। इन मायनों में हम सब एक हैं। अक्सर होता क्या है कि हम लोग अमूमन 70 से 80% भारतीय तकरीबन एक ही जगह पैदा होते हैं और एक ही जगह अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। तो हमारी जो सोच है, हमारी सोच का जो दायरा है, उस इलाके से बाहर कभी नहीं जाता है। हम कुछ भी सोचते हैं अपने इलाके के हिसाब से सोचते हैं, अपनी सोच के हिसाब से सोचते हैं। हमने जो कुछ सीखा है उसी के अंदर, उसी इलाके के अंदर हम वैसी सोच रखते हैं। हमारी सोच व्यापक नहीं होती है। जबकि आज के दौर में यह जरूरी है कि हमारी सोच का दायरा बढ़ाया जाए।
हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, बदलते समय को स्वीकार करना चाहिए। अगर बदलते समय के साथ हम खुद को नहीं बदलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। एक शिक्षाप्रद छोटी सी कहानी है। एक बार समुद्र में ज्वार आया और समुद्र के ज्वार के साथ समुद्र का एक मेंढक बहकर जमीन की तरफ आ गया, और जमीन पर आते समय उसकी मुलाकात जमीन में रहने वाले एक मेंढक से, जो कि एक कुएं में रहता था। उस कुएं के मेंढक ने पूछा, भाई तुम कहां से आए हो? उसने कहा, मैं समुद्र से आया हूं। उसने कहा, समुद्र से? समुद्र क्या होता है? उसने बोला, कैसे समझाऊं, तुम कहां रहते हो? उसने बोला, मैं कुएं में रहता हूं। बोला, दिखाओ। कुएं में लेके गया वो, उसने दिखाया। बोले, तो कुछ भी नहीं है, समुद्र तो बहुत बड़ा है, ऐसे पता नहीं कितने करोड़ों कुएं उसके अंदर समुद्र के अंदर समा जाए। तो जमीन में रहने कुएं ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, इस कुएं के अलावा कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती इतनी गहरी। तो समुद्र के मेंढक ने कहा, ठीक है, आप बताओ आपका कुआं कितना गहरा है? समुद्र के मेंढक कुएं के मेंढक ने जंप मारी, बोला 10 फीट। इतना? उसने कहा, नहीं, समुद्र तो बहुत गहरा है। उसने फिर वो छलांग मारी, समुद्र के मेंढक ने फिर नकार दिया, और वो छलांग मारते मारते जमीन का मेंढक मुंडेर पर आ बैठा। बोला, इतना, ये आखिरी है। बोला, इससे बड़ा तो नहीं होगा। समुद्र के मेंढक ने कहा उसे, भाई तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है समुद्र। तो जमीन के मेंढक ने कहा, भाई मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, क्योंकि मुझे नहीं लगता समुद्र ऐसी कोई चीज होती है। तो वो जमीन का मेंढक नेतृत्व करता है हम 70 से 80% भारतीयों का, जो अपने इलाके को छोड़कर कभी बाहर नहीं गए और अपनी चीजों को उसी संकीर्ण विचारधारा से देखते हैं। और वो जो समुद्र है ना, वो हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा देश बहुत विशाल है, इसमें कई प्रकार की नदियां, कई उपनदियां आकर मिलती है। इसे समझने के लिए जरूरी है कि आप देश का ज्यादा से ज्यादा भ्रमण करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। तभी आपके पूर्वाग्रह दूर होंगे, आपकी सोच का ज्यादा विकसित होगा, आपकी समझ बढ़ेगी, और वाकई में आप जानेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो हमारे अंदर जो मूल भावना है ना, वो एक ही है। अगर वही त्योहार फसल कटने पे हम बैसाखी के तौर पे मनाते हैं उत्तर में, तो पूर्व में वही त्योहार पोंगल के बिहू के तौर पे मनाया जा रहा होगा, दक्षिण में पोंगल के तौर पे मनाया जा रहा होगा। मनाने का तरीका भी लगभग बराबर है, नाम अलग अलग है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगली जो चीज एनसीसी आपको प्रदान करती है वो है एडवेंचर, साहसिक खेल। आज सभी को मालूम है, अमूमन एनसीसी ज्वाइन करने से पहले हमें से बहुत सारे लोग दब्बू थे, डर इस हमें से रहते थे, कुछ साहसिक करने में डर लगता था। लेकिन आपको एनसीसी ऐसे मौके प्रदान करती है, जैसे आप पर्वतारोहण का आपको मौका मिलेगा, रिवर राफ्टिंग का मौका मिलेगा, पैरासेलिंग का मौका मिलेगा, माइक्रोलाइट जहाज उड़ाने का मौका मिलेगा। और एक बार आपने ये चीजें आजमा ली, कर ली, तो उसके बाद आपको लगेगा दुनिया में डर नाम की कोई चीज नहीं है, हम डर से भी ऊपर हैं। तो एनसीसी आपको यह मौका प्रदान करता है कि आपके अंदर साहसिक भावना पैदा करे, और ये साहसिक भावना पैदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य के लीडर्स के लिए, भविष्य के नेता के लिए साहसी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगली चीज सोशल एडेप्टेबिलिटी या सामाजिक सामंजस्य। जैसा कि आपको बता चुका हूं, आप कई प्रकार के कैंपों में जाएंगे, आप कई देश के कई भागों में घूमने जाएंगे, आप विदेशों में भी भ्रमण करेंगे OIP प्रोग्राम के तहत, वहां पर कई लोगों से मिलना जुलना होगा। आप पाएंगे उनमें हमारे में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, आप उनसे तारतम्य बिठा पाएंगे, वो आपसे। इसी तरह से माहौल बनता जाएगा और हम एक दूसरे को समझना शुरू करेंगे। तो एनसीसी आपको मौका देती है इस प्रकार का सामाजिक सामंजस्य बिठाने का, आपस में मेल जोल करने का। उसके बाद इसी से जुड़ी कड़ी है नॉलेज यानी ज्ञान। जाहिर सी बात है, आपने इतनी सारी चीजें आजमाई हैं एनसीसी के अंदर आकर, जो कि आपका अंदर ज्ञान पक्का बनाएंगे। आपके अंदर ज्ञान की एक अविरल धारा पैदा होगी, आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की एक प्यास जागेगी। आपको लगेगा अभी मुझे बहुत कुछ जानना बाकी है। आप क्या होंगे, आप कोशिश कीजिए कि आप लाइफ टाइम तक, जीवन पर्यंत तक स्टूडेंट बने रहिए, हमेशा ज्ञान की तलाश में रहिए, क्योंकि ज्ञान का पिटारा ऐसा है जो कभी नहीं भरेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश करें, आप रोज जितना मर्जी सीख लें, अगली बार आपको ऐसा लगेगा कि अभी बहुत कुछ है जो जानना बाकी है, और वाकई में जानना बाकी है। और जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आपकी उन्नति रहेगी, क्योंकि
you are still a work under progress, and we all a work in progress for a better part of life. In fact, in our whole of our life. तो ये स्टूडेंट पना जो अपना वो रखिए अपने अंदर, ज्ञान प्राप्त करने की भावना रखिए, आप कभी भी निराश नहीं होंगे, आप नई चीज सीखेंगे। जिस दिन आपने सोच लिया अब बस हो गया, मैंने सब कुछ सीख लिया, तो उस दिन से आपका पतन शुरू हो जाता है, उस दिन से आपका पराभव शुरू हो जाएगा। और एक और चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है यूनिटी, यानी एकता। इससे पहले मैंने आपसे जितने भी गुणों की बात करी है, जितने भी फायदों की बात करी है, वो सब मिलके किसका निर्माण करते हैं? यूनिटी, एकता। जब आप लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे, सामाजिक सामंजस्य बढ़ाएंगे, उनको समझना शुरू करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपकी सोच का दायरा जब व्यापक होगा, आप दूसरों को समझना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एकता का भी विकास होगा। आप पाएंगे कि तब ये बाउंड्रीज कुछ भी मायने नहीं रखती हैं, ये सीमाएं नगण्य हैं। आखिर में हम सब एक ही मां की संतान है, धरती मां की संतान है, और ये मौका आपको एनसीसी देती है समझने के लिए। तो कैडेट्स, आप देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार के फायदे हैं। पहले प्रकार के फायदों में, यानी भौतिक फायदों में, आपको मैंने बताया जो कि सीमित है, ठीक। लेकिन दूसरे प्रकार का जो फायदा है वो आपके निजी प्रोग्रेस के लिए, खुद की पर्सनल प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी आप ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, और एनसीसी बिल्कुल सही संस्था है जो आपके गुणों को परखती है, तराशती है और आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। एनसीसी का उद्देश्य केवल सैनिक शिक्षा देना ही नहीं है। एनसीसी का उद्देश्य आपको सैनिक शिक्षा देकर आपको एक बेहतर इंसान बनाना है, जो वापस समाज में जाकर, चाहे समाज के किसी भी क्षेत्र में कार्य करे, वो समाज के विकास के लिए बेहतर कार्य करने के लिए आपको अग्रसर करती है। ये आपका एनसीसी का सबसे बड़ा योगदान है। तो कैडेट्स, यहां पर आकर मेरा लेसन समाप्त होता है। आशा है आपको लेसन अच्छा लगा होगा। आप इसी प्रकार से मेरे YouTube चैनल एनसीसी मित्र को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बेल आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आज के लेसन के बारे में सुझाव दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।